तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML फॉर्मेटिंग टैग की शुरुआत की थी और 4 से 5 टैग के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ओपन कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और मुझे आशा है कि आपने अपने कंप्यूटर में सबलाइम इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि इस पर काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है और काम स्पीड से भी होता है। तो मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ Ctrl+N और इस फाइल का नाम रख लेता हूँ क्लास 3, क्योंकि ये आज आपकी क्लास 3 है। तो class3.html और इसको हमने सेव कर दिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HTML का बेसिक सिंटैक्स लाएंगे। तो हमने लिखा HT और इंटर किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स आ चुका है। तो मैं इस क्लास का जो ये पेज है, जो ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसका टाइटल कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 3। ठीक, ओके। तो फॉर्मेटिंग टैग की लिस्ट में अगला टैग आता है बोल्ड टैग। अगर आपके पास कुछ कंटेंट है और मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डमी टेक्स्ट आ चुका है। इसको हमने सेव किया और मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंटेंट है नॉर्मली ओपन हो चुका है, नॉर्मली डिस्प्ले हो रहा है। बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो ये काम कैसे होगा? तो सिंपली मान लीजिए हमें इस कंटेंट को बोल्ड करना है। किसको? जो ये लिखा हुआ है ना, इतना कंटेंट। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोल्ड करने के लिए जहाँ से लेकर जहाँ तक की कंटेंट को बोल्ड करना है उसको मैं बोल्ड टैग के अंदर रख दूंगा। तो हमने लिखा एंगल ब्रैकेट के अंदर B। तो B का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, कंटेंट को बोल्ड करेगा। और जितना भी आपको कंटेंट बोल्ड करना है वहाँ पर जाइए और इस टैग को क्लोज़ कर दीजिए। तो हमने यहाँ से इस टैग को क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ से ओपन और यहाँ से क्लोज। तो इस केस में इतना जो कंटेंट बीच का है ये बोल्ड हो जाएगा। इसको हमने सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि वो कंटेंट बोल्ड हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मोबाइल पे सही तरीके से दिखे। तो देखिए ये कंटेंट बोल्ड हो गया है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होंगे तो आपको बोल्ड टैग का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसे हटा दिया गया है और इसकी जगह पे आया है स्ट्रॉन्ग टैग। जो काम बोल्ड टैग करता है वही काम स्ट्रॉन्ग टैग भी करता है, बट आपको स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करना है। मान लीजिए मुझे इतने कंटेंट को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। और जितना भी कंटेंट बोल्ड दिखाना है उतना रखने के बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। तो इस केस में जो ये कंटेंट है इन दोनों टैग के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, ये कंटेंट बोल्ड हो जाएगा। सेव कीजिए और पेज को रिफ्रेश करिए, तो आप देखेंगे ये कंटेंट भी बोल्ड हो चुका है। तो आपको B टैग नहीं यूज़ करना है बल्कि स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करना है। उसी प्रकार से अगर आप कंटेंट को इटैलिक करना चाहते हो तो आपको सिंपली इटैलिक जो I टैग है इसका यूज़ करना है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो ये लिखा हुआ है ये कंटेंट इतना, हालांकि ये लैटिन भाषा में है तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे मान लीजिए इस कंटेंट को इटैलिक करना है, तो मैं जाऊंगा जहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ से I टैग को ओपन करूँगा और जितना भी कंटेंट इटैलिक करना है वहाँ पर जाने के बाद इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो इस केस में जो ये इतना कंटेंट है ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये आपके बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, I है, ये तीनों ही टैग कंटेनर टैग हैं, यानी कि ओपन भी करना है और क्लोज़ भी करना है। पेज को करिए रिफ्रेश, तो आप देखेंगे ये इटैलिक हो चुका है। उसी प्रकार से जो I टैग है इसका अल्टरनेटिव भी है एंड दैट इज़ EM टैग। तो आपको इटैलिक टैग का यूज़ नहीं करना है कंटेंट को इटैलिक करने के लिए, बल्कि आप यूज़ करेंगे EM टैग का। हमें इस कंटेंट को करना है इटैलिक, तो हम इसके स्टार्टिंग में जाएंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा EM। ठीक है जी, हमने लिख दिया EM और यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, ये कंटेंट जो कि EM टैग के अंदर है ये इटैलिक हो जाएगा।
सेव करिए, पेज को रिफ्रेश करिए तो आप देखेंगे कि देखिए ये भी इटैलिक हो चुका है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करना है, ना कि बी टैग का। उसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ ना करके ईएम टैग का यूज़ करना है। उसी प्रकार से अगर अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन के लिए आपको यू टैग का यूज़ करना है। तो हमें इस इतने कंटेंट को में अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा यू, ठीक है। और जितना कंटेंट करना है वहाँ से आने के बाद इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। तो जो ये इतना कंटेंट है इसमें अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। इसको सेव करिए, पेज को करिए रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यू जो अंडरलाइन है वो अप्लाई हो चुकी है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगला टैग आता है जो कि है बिग टैग। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो लेटर्स हैं प्रत्येक लाइन में वो एक ही साइज के हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी कैरेक्टर को या लेटर को बिग साइज में करना चाहते हो तो आप बिग टैग का यूज़ कर सकते हो। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जो ये लिखा हुआ है ना ESSE, इसे मुझे बिग करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और ESSE कहाँ पर लिखा है इसमें तो देखना पड़ेगा। हाँ ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले लिखूँगा बिग, ठीक है जी। इसको हमने लगा दिया और जितना कंटेंट बी करना है उसको आप वहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा, ESSE जो ये टेक्स्ट है इसे हमने बिग टैग के अंदर रखा है। तो ये बाकी टेक्स्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में इसका साइज बिग रहेगा। इसको हमने किया रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि जो ESSE था ये बाकी की तुलना में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एक छोटा भाई है जिसको बोलते हैं स्मॉल। अगर आप बाकी कैरेक्टर के साइज से छोटे किसी कंटेंट को शो करना चाहते हैं तो स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो इन है इस पर अप्लाई किया तो हमने यहाँ पर लिखा स्मॉल और इसे हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तो जो इन है वो बाकी के कंपैरिजन में छोटा रहेगा। सेव करिए पेज को और कर दीजिए रिफ्रेश। तो आप देखिए जो इन है वो बाकी के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो ये आपका था बिग टैग और ये था स्मॉल टैग। इसी के बाद अगला आता है कोटेशन टैग। अगर आपको क्वेट लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, और मैं इसके लिए यहाँ पर एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ स्पेस दूंगा यानी कि लाइन को ब्रेक करूँगा और इसके लिए आपके पास टैग है BR टैग। तो Ctrl+C और Ctrl+V, देन हम लोग यहाँ से एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी, ठीक है आ गया। यहाँ पे हमें इस कंटेंट पे कोट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले लिखूँगा Q जो कि एक टैग है और जितना कंटेंट हमें कोट के अंदर शो करना है वहाँ मैं जाकर इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो जो ये कंटेंट है ये कोट्स में आ जाएगा। इसको सेव करिए और पेज को करिए रिफ्रेश तो आप देखिए यहाँ पर कोट्स में आ चुका है जो कि एक इनलाइन कोट है। बट मान लीजिए आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और आपने किसी अदर साइट का कंटेंट वहाँ से कुछ कॉपी किया है, कुछ पोर्शन, जिसे आप बताना चाहते हैं भैया जो ये पोर्शन है ये हमने अदर रिसोर्सेज से लिया है, तो उसे आप लोगों को ब्लॉक कोड टैग के अंदर डिफ़ाइन करना होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि जो ये हमारा वेब डॉक्यूमेंट है इसमें हमने इतना कंटेंट लिया है examzilla.com से, तो मैं कैसे लिखूँगा आइए देखते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा ब्लॉक कोट जो कि एक टैग है और जितना भी रिसोर्स, जितना भी कंटेंट आपने अदर रिसोर्स से लिया है वहाँ पर जाकर आप एंड में इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो हमने इतने कंटेंट को ब्लॉक कोट के अंदर रखा है। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने ब्लॉक कोट के अंदर कंटेंट दिया था वो अब यहाँ पर लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेस दे रहा है और स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक लाइन का स्पेस भी है,
जबकि जो कोट टैग था वो एक ही लाइन में अप्लाई हो रहा था, ना तो वहाँ पर पहले स्पेस आ रहा था और ना ही बाद में स्पेस आ रहा था। यहाँ पर इसको अलग दिखाने के लिए डुअल कोट्स का यूज़ किया जा रहा था, बट यहाँ पर लेफ़्ट और राइट स्पेस का यूज़ किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि सर मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इसमें हमने इतना कंटेंट अदर वेबसाइट से या अदर रिसोर्स से लिया था, तो वो कैसे बताऊंगा कि भैया जो ये कंटेंट है ये हमने कहाँ से लिया है। तो सिंपली आपको ब्लॉक कोड के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा एंड दैट इज़ साइट। तो CITE जो साइट है ये एट्रीब्यूट भी होता है और ये टैग भी होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा टाइटल टैग भी होता है और टाइटल एट्रीब्यूट भी होता है। तो आपको साइट के अंदर जहाँ से आपने इस रिसोर्स को लिया है, कॉपी किया है, उसका पाथ यहाँ पर देना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस अपनी वेबसाइट का जो पाथ है वो Ctrl+C कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर Ctrl+V कर देता हूँ। तो इस केस में आप इसका यूज इस टाइप से करेंगे और आपको आउटपुट में इतना करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो एक अंडरस्टूड रहता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से जो ब्लॉक कोड है इसका यूज़ करते हो। अब बात आती है कि अगर आप लोगों को कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है a+b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab, तो ये आप कैसे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a+b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो आपको भी हंसी आएगी, भैया आपने कब पढ़ा ये इक्वेशन। क्योंकि जो इसमें स्क्वायर होता है वो बेस लाइन से ऊपर होता है, जबकि आपका आउटपुट इतना घटिया आ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो आप इसको अट्रैक्टिव और सुंदर कैसे बनाओगे, आइए देखते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कोई लेटर है जिसे आप बेस लाइन के ऊपर सेंड करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप एक टैग यूज़ करते हो, वो है सब टैग। तो आपको पता है इस इक्वेशन में जो 2 है वो बेस लाइन से ऊपर होता है, तो इसे आपको सब टैग के अंदर बंद करना होगा कि भैया आप इसके अंदर बंद रहो, आप घर से बाहर ना निकलो। तो जो 2 है, इस केस में जो 2 है जिसे आपने सब टैग के अंदर रखा था वो अब उड़ चुका है। आप देखिए यहाँ पर, सॉरी हमने यहाँ पर लगा दिया है सब, लगाना था सुपर, क्योंकि हमें इसको पहुँचाना है ऊपर। तो यहाँ पर आएगा सुप। तो सुप से क्या होगा, जो कंटेंट है वो बेस लाइन से ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से बेस लाइन से कंटेंट को नीचे सेंड करने के लिए सब, जिसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, इस टैग का यूज़ करते हो। इसको सेव करिए और पेज को रिफ्रेश करिए तो आप देखेंगे कि जो 2 है ये बेस लाइन से ऊपर आ चुका है। उसी प्रकार से बाकी को भी सेंड करना है, तो यही काम सब पे अप्लाई करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V और इसके बाद Ctrl+V। इसको हमने सेव किया, पेज को किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिल्कुल अट्रैक्टिव इक्वेशन प्रिंट हो चुकी है। a+b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। मान लीजिए आपको लिखना है H2O, जो कि एक केमिस्ट्री का फार्मूला है, जल का फार्मूला है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर H2O, तो आप देखेंगे कि जो 2 है उसकी पोजीशन सही नहीं आ रही है, क्योंकि जो 2 होता है वो बेस लाइन से नीचे आता है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में दिक्कत ना हो। चूँकि 2 को हमें बेस लाइन से नीचे सेंड करना है, तो मैं यहाँ पर टैग यूज़ करूँगा सब, जिसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर दिया। पेज को करिए रिफ्रेश और जो 2 है ये आ चुका है नीचे, देखिए। तो आप इस प्रकार से सब और सुप टैग का यूज़ करोगे। अगला टैग आता है स्ट्राइक, जिसे HTML5 से हटा दिया गया है, बट मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। आपके पास कुछ कंटेंट है जिसे आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो कंटेंट है उसको आप बीच से
उसमें स्ट्राइक देना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, एक BR लगा देता हूँ और ले देता हूँ आई एम स्ट्राइक, ठीक। और इसको मैं कर देता हूँ स्ट्राइक वाले पोर्शन को स्ट्राइक। आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं यहाँ ले देता हूँ आई एम नॉट अवेलेबल इन HTML5, ठीक है जी, HTML5। मुझे HTML5 इसे स्ट्राइक थ्रू करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्राइक और यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। और आप देखेंगे कि जो HTML5 है इसमें स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद अगले दो भाई इसके हैं, एक है इंस और एक है डिल, और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लाइक मैं लेता हूँ पैराग्राफ कि भैया माई या आवर चैनल नेम इज़ न्यू आइडियाज़ YT, नॉट न्यू आइडियाज़। तो अगर मैं सिंपल सी बात कहना चाहूँ तो हुआ क्या है कि जो मेरा चैनल था उसका पहले नाम न्यू आइडियाज़ था, बट हमने अब उसको मॉडिफाई करके कर दिया है न्यू आइडियाज़ YT। मान लीजिए हमने सालों पहले एक पोस्ट लिखी थी जिसमें हमने ये स्टेटमेंट लिखा था कि आवर चैनल नेम इज़ न्यू आइडियाज़, बट अब तो वो न्यू आइडियाज़ YT हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमें कंटेंट जिसको हमने मॉडिफाई कर दिया है उसको हम डाल देंगे डिल के अंदर, और जिससे हमने उसको रिप्लेस किया है उसको डाल देंगे इंसर्ट के अंदर। तो हमने क्या किया, न्यू आइडियाज़ को डिल टैग के अंदर डाल दिया और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ध्यान दीजिएगा, डिल का मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट डिलीट हो जाएगा, बल्कि ये कंटेंट शो तो होगा, बट इसमें जो डिल का सिंबल होता है वो भी साथ में आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब चूँकि हमने न्यू आइडियाज़ YT इस टर्म को पुरानी पोस्ट में इंसर्ट किया है, तो मैं इसको इंस टैग के अंदर रखूँगा और इतना पोर्शन मैं इंस टैग के अंदर रखता हूँ। आई होप आपकी समझ में आएगा। इसको हमने किया रिफ्रेश और आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्रेश आउटपुट आ चुका है कि भैया आवर चैनल नेम इज़ न्यू आइडियाज़ YT। जो यूज़र होगा वो समझ जाएगा कि भैया जो ये न्यू आइडियाज़ YT है ये अभी इसमें इंसर्ट किया गया है, ये पहले नहीं था। और लिखा है नॉट न्यू आइडियाज़, तो समझ जाएगा कि जो न्यू आइडियाज़ है ये पहले था बट अब नहीं है। तो आपको इंस और डिल का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो कहेंगे कि ये बताइए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें स्ट्राइक लगाया गया है या फिर डिल लगाया गया है। तो मैंने आपको बताया ही है कि HTML5 से स्ट्राइक को हटा दिया गया है, तो डेफिनेटली अगर बंदे ने पोस्ट को अपडेट किया होगा तो इसमें डिल का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होगा। तो आपको डिल और इंस का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टैग आता है जिसे HTML5 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट इज़ क्या, मार्क टैग। मान लीजिए आप कोई पोस्ट लिख रहे हैं, उसमें आपके पास कुछ कंटेंट ऐसा है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप उसे मार्क टैग के अंदर रख सकते हो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर एक लेता हूँ लाइन ब्रेक। ओके जी, ठीक। और मैं यहाँ ले देता हूँ माई ऑफिशियल URL इज़ www.examzilla.com, और मैं www.examzilla.com इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क टैग। बट उसके पहले मैं आपको इसका दिखाता हूँ आउटपुट, ताकि जो चेंजेस इसमें होने वाले हैं वो उसको आप पहचान पाएँ। तो आपको दिख रहा होगा कि अभी इसमें बिल्कुल नॉर्मली टेक्स्ट शो हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसके पहले यूज़ कर लिया टैग कौन सा, मार्क,
और जितना भी कंटेंट हाईलाइट करना है उसको हम इस मार्क टैग के अंदर रखेंगे। इसको हमने सेव किया और आप देखिए जो कंटेंट था वो हाईलाइट हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइलाइटर कलर है वो येलो होता है। इसके बाद जो अगला टैग आता है वो है प्री टैग, जिसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। बेसिकली जिस प्रकार से आपने टेक्स्ट HTML सोर्स कोड में लिखा है वो सेम टू सेम आपको ब्राउज़र पे दिखाई देता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा राजा बाबू, राजा बाबू है ना, राम, ठीक है, M1R5। मैं यहाँ पर और ज़्यादा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर एक स्पेस दिया है, फिर हमने डबल स्पेस दिए हैं, फिर हमने एक यहाँ से नई लाइन पे कंटेंट लिखा है, फिर हमने यहाँ पर M1 और R5 के बीच में काफ़ी सारा स्पेस दिया है। बट क्या ये सेम टू सेम ब्राउज़र पर प्रिंट होगा? तो इसका आंसर है जी नहीं। इसको हमने किया रिफ्रेश तो आप देखेंगे कि जो ब्राउज़र था इसने जो फर्जी का स्पेस था उसने हटा दिया है, क्योंकि ये एक से अधिक के स्पेस को हटा देता है। और हमने यहाँ पर जो कंटेंट है 3 लाइन में लिखा था, बट यहाँ क्या, यहाँ तो एक ही लाइन में आ रहा है। M1 और R5 के बीच में कितना सारा स्पेस था जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि मास्टर साहब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कंटेंट, इसमें बिना कलाकारी के ब्राउज़र सेम टू सेम डिस्प्ले करे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है प्री टैग। तो हमने यहाँ पर लिखा प्री, और जितना भी कंटेंट सेम टू सेम छापना है ब्राउज़र पे उसे आप प्री टैग के अंदर रख दीजिए। तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है क्लोज़। तो अभी आप देखेंगे जितना स्पेस है जहाँ से हमने लाइन को ब्रेक किया है वो सेम टू सेम प्रिंट होगा। ब्राउज़र के द्वारा स्पेस और लाइन ब्रेक को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसको हमने किया सेव, पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि भैया सेम टू सेम यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको प्री टैग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसके बाद जो अगला टैग है जिसे HTML5 से हटा दिया गया है बिल्कुल जड़ से, वो है फॉन्ट टैग। बेसिकली जो ये फॉन्ट टैग की वर्किंग है इसे आप CSS के थ्रू इनहेरिट करते हो। तो हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट। बेसिकली जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कंटेंट जो फॉर्मेटिंग फॉन्ट पे अप्लाई हो सकती है वो आप फॉन्ट टैग की सहायता से कर सकते हो। हमने यहाँ पर लिखा आई एम एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग, फॉन्ट टैग जो कि HTML5 में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि नॉट अवेलेबल इन HTML5। ठीक है जी, इसको हमने सेव किया, पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो ये नॉर्मली टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है जैसे डिस्प्ले करता है। बट मुझे इसका साइज इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, तो ये कैसे होगा? तो आपको सिंपली फॉन्ट टैग के अंदर आना है और एक एट्रीब्यूट को चुपके से चिपका देना है, वो है साइज एट्रीब्यूट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है साइज। ठीक है जी, इतना लिखने के बाद साइज क्या देना है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मैंने कर दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 38 पिक्सल। सेव कर दीजिए, पेज को करिए रिफ्रेश, तो आप पाएंगे कि जो फॉन्ट का साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 38 पिक्सल का हो चुका है। तो आप साइज एट्रीब्यूट जिसे आपको फॉन्ट टैग के अंदर अप्लाई करना है, इसकी हेल्प से फॉन्ट का साइज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। वहीं अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। मैंने कर दिया है पिंक। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर उन्हीं कलर्स का नाम लिखना है जो पहले से डिफ़ाइन किए गए हैं। ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी का कोई कलर डाल दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है HTML5 में, तो उस केस में आपको हेक्स वैल्यू लिखनी होगी। इसको हमने किया सेव, पेज को किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ये पिंक कलर का हो चुका है।
ब्लू करना है तो आप कर दीजिए ब्लू, तो जो कंटेंट है वो ब्लू हो जाएगा। इसको सेव करिए, आप देखिए कंटेंट ब्लू हो चुका है। तो फॉन्ट के अंदर ही आप साइज का यूज़ कर सकते हो, कलर का यूज़ कर सकते हो। उसी प्रकार से जो इसका फेस है, फॉन्ट का फेस है, जैसे कि कैलिबरी हो गया, अरियल हो गया, साहित्य हो गया, आप फॉन्ट फेस को अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे फेस एट्रीब्यूट का। तो हमने यहाँ पर लिखा फेस और मैं कर देता हूँ लाइक टाइम्स न्यू रोमन। ठीक, तो आप इस प्रकार से जो फॉन्ट है उसको भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ कर देता हूँ, मान लीजिए जो जिसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे, कर देता हूँ अरियल। ठीक है, अब ज़रा देखता हूँ, देखिए ये हो चुका है अरियल फॉन्ट फेस, इस पे अप्लाई हो चुका है। तो ये है आपका फॉन्ट टैग, बट आपको फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं करना है, बल्कि आप ये काम CSS के थ्रू करोगे। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं स्पेशल सिंबल्स के बारे में, कि जैसे कि आप लोग मेरी वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो आपको फुटर में ये होता है फुटर, जो कि वेबसाइट का सबसे एंड होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल है। तो ये सिंबल कैसे आएगा? तो सिंपल सा है कि इसके लिए आपको HTML एंटिटी का यूज़ करना होगा। अलग अलग सिंबल के लिए अलग अलग HTML एंटिटी है। तो बात ये आती है कि मास्टर साहब क्या हमें सारी एंटिटी याद करनी पड़ेंगी? तो इसका आंसर जी नहीं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती जाए आप उसे तुरंत करिए गूगल, और वहाँ से जो एंटिटी का कोड है कॉपी करके अपने जो पोस्ट है, जो आपका आर्टिकल है, उसमें यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए हमें लिखना है कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड, तो हमने यहाँ पर लिखा कॉपी राइट, और इसके बाद यहाँ पर आएगा सिंबल। तो सिंबल के लिए आप यूज़ करेंगे, एंटिटी होती है कॉपी के लिए एम्परसेंड कॉपी, और आपको इसे टर्मिनेट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो कॉपीराइट का सिंबल होता है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो कॉपीराइट, इसके बाद हमने कर दिया है ऑल राइट्स। ठीक है, बाकी जो आपको कहानी लिखनी है आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसको हमने सेव किया, पेज को हमने किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश आउटपुट आ चुका है, और यहाँ पर जो कॉपीराइट का सिंबल है वो इंसर्ट हो चुका है। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का सिंबल इंसर्ट करना है तो आप लिखेंगे एम्परसेंड REG और इसको टर्मिनेट कर देंगे। तो इस केस में जो रजिस्टर्ड का सिंबल होता है वो आ जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अगर आपको ट्रेडमार्क का सिंबल इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एम्परसेंड ट्रेड। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो TM का सिंबल है, ट्रेडमार्क का सिंबल है, वो आ चुका है। तो ये आपके अदर टाइप के एंटिटीज़ हैं जिनकी हेल्प से आप HTML के जो सिंबल्स हैं उसमें इंसर्ट कर सकते हो। एक पॉपुलर है एम्परसेंड साइन, कि अगर आप लोगों को एम्परसेंड साइन जो कि आपका इस टाइप से होता है, इसको आप कैसे इंसर्ट करेंगे? तो लिखेंगे एम्परसेंड, इसके बाद AMP और इसको टर्मिनेट कर दोगे सेमीकोलन से, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा क्या, एम्परसेंड का सिंबल। तो जो पॉपुलर HTML एंटिटी हैं उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो फॉर्मेटिंग टैग हैं उसके बारे में जानकारी हो गई होगी। अगले सेशन में हम लोग लिंक टैग और इमेज टैग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।